मेरा नाम सुफियान है। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये जो मैं आपके साथ कहानी शेयर करने जा रहा हूं, यह बिल्कुल सच्ची कहानी को देखकर बनाई गई है। इसका लिखा गया एक एक शब्द सच है। ये मेरी जिंदगी में बीतने वाली वे बातें हैं, वे घटनाएं हैं जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक मुझे शब्द दर शब्द याद हैं। और आज भी जब वो सब कुछ याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ जाती है। जज्बातों में हलचल सी मच जाती है। दूर कहीं दिल में एक चिंगारी सी फूटने लगती है जो बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मैं फिर से जुदाई की आग में जलने लगता हूं। उस मोहब्बत के लम्स को महसूस करने लगता हूं। उस मोहब्बत की शिद्दत में तड़पने लगता हूं जो मुझे उस लड़की से थी। वो लड़की कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक जिनजादी थी जिसने मुझे मोहब्बत के रास्ते पर डाल दिया। और मैं उस रास्ते पर इतना दूर निकल गया कि वापसी का कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा था। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मेरे मालिक ने कहा कि आज रात को तुम्हें सामान लेकर दूर दराज इलाके में जाना है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ट्रक चलाना मेरा शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेला हूं। मेरी जिंदगी में मां के अलावा और कोई रिश्ता मौजूद नहीं है। मेरे अब्बू का इंतकाल आज से 5 साल पहले हुआ था, जब मैं सिर्फ FA का स्टूडेंट था। मेरी आंखों में बहुत सारे ख्वाब थे, दिल में बहुत सी उमंगें थीं। जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था कि बड़ा होकर अफसर बनूं, पढ़ लिख कर किसी काबिल बनूं। क्योंकि सारी जिंदगी अब्बा को ट्रक चलाते, मजदूरी करते देखा था और मैं उस जिंदगी से दूर भागता था। मैं चाहता था कि जिंदगी में सिर्फ आसानी ही आसानी हो, और ये सब तभी मुमकिन था अगर मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर लग जाता। इसीलिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, मगर मेरी जिंदगी में वो एक दिन आया जो मेरे सारे ख्वाबों को मेरी आंखों से नोच कर ले गया। उस दिन अब्बा का इंतकाल हो गया। वो एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद हम माँ बेटा इस दुनिया में अकेले रह गए। हमारे सामने मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बनकर आ खड़ा हुआ कि आने वाली जिंदगी में क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों और खर्चों को कैसे पूरा करेंगे। और फिर मजबूरी में मुझे वो काम करना पड़ा जो आम हालात में मैं सोच भी नहीं सकता था। अब्बा के मालिक ने मुझे पेशकश दी कि मैं उनकी जगह ट्रक चलाया करूं। अगर मैं ये काम सीख लूं तो वो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देगा और मुझे पक्की नौकरी भी देगा। मालिक अब्बा की ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश था। सारे वर्कर्स में से उसे अब्बा से ही सबसे ज्यादा लगाव था। और जब अब्बा रहे नहीं तो उसने सोचा कि उनकी जगह पर मुझे रख ले। मैंने भी इस पेशकश को ठुकराया नहीं था। मां भी कहने लगी कि जब तक तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल नहीं हो जाते, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक तुम्हें ये काम करना चाहिए। साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। शुरुआत में तो मैंने यही सोचा कि साथ पढ़ाई को भी जारी रखूंगा, मगर वक्त के साथ साथ ये ख्वाहिश दम तोड़ती गई। अब तो मुझमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि ज्यादा मेहनत कर पाता। जब काम से वापस आता तो थक हार कर सो जाता और अगले दिन आंख तब खुलती जब काम पर जाने का वक्त होता। ऐसे में कहाँ की पढ़ाई, कहाँ की तालीम, सब कुछ पीछे रह गया था। उस दिन मालिक कहने लगा कि आज तुम्हें रात को सफर करना पड़ेगा। जिस शहर में तुम्हें सामान लेकर जाना है वो यहां से 5 घंटे की दूरी पर है। अगर तुम शाम को जल्दी घर से निकलो तो वक्त पर वहां पहुंच सकोगे। मगर आज अम्मी की तबीयत खराब थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले गया तो वापसी में काफी देर हो गई। जब मैं सफर पर निकला तो रात के 9 बज रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे रास्ते में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी ने हाथ के इशारे से मुझे रोका। मैंने अपना ट्रक रोक दिया। वह आदमी चेहरे मोहरे से अजीब ही इंसान मालूम हो रहा था। उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े थे, लंबे, कंधों से नीचे। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी वहशत। कपड़े भी उसने मौलवी जैसे पहने हुए थे। उसके हाथ में एक थैला था। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, रास्ते में एक वीरान खंडहरनुमा इमारत आती है। तुम एक काम करो, तुम यह सामान उस खंडहर में जाकर रख दो। मैं तो उसकी बात पर हैरान रह गया। अरे भाई, आप कौन हैं और यह बात कैसे जानते हैं कि मैं कहां पर जा रहा हूं? मैं तो वाकई हैरान रह गया। वह आदमी अजीब से रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा दिया। कहने लगा, मैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूं। तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारी मां की तबीयत खराब है।
आज भी तुम उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने उनके लिए अच्छी खुराक और अच्छे इलाज का मशवरा दिया है। अब तो मेरा हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया था। ये बात तो मेरे अलावा अम्मी को भी मालूम नहीं थी, और मैं बहुत परेशान भी था कि इस सब का बंदोबस्त कैसे करूंगा। वह आदमी कहने लगा, इस छोटे से काम के मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000 में तुम्हारी मां की 1 महीने की दवा तो आ ही जाएगी। मैंने डर से अपना थूक निगला था। इतना कुछ अंदाजा हो गया था कि यह आदमी, जो देखने में मौलवी जैसे हुलिये वाला है, यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसके पास कोई खास ताकत है, जिसकी वजह से इसने मेरे बारे में इतना कुछ जान लिया है जो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। आदमी कहने लगा, ये लो, 10,000 रुपये पकड़ो, और यह थैला तुम अपने ट्रक में रख लो। जब तुम उस वीरान खंडहर में पहुंचोगे तो तुम यह थैला लेकर उस खंडहर में जाओगे। मगर एक बात याद रखना, तुम इस थैले को खोलकर नहीं देखोगे कि इसमें क्या है, और न ही जब खंडहर से वापस आओगे तो वहां पर नजर दौड़ाओगे। तुमने चुपचाप यह काम करना है, वरना इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। आखिरी शब्द उसने रहस्यमयी अंदाज में कहे तो डर की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने सोचा कि इस आदमी को इनकार कर दूं, उसे मना कर दूं कि भाई, मैं नहीं कर सकता, तुम किसी और से करवा लो। मगर न जाने उसकी आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं उसकी बात मान ही लूं। वह पैसे मैंने उसके हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिए और अपने रास्ते पर चल पड़ा। दिमाग पूरी तरह से उलझ कर रह गया था कि आखिर यह माजरा क्या है। उस थैले से अजीब सी बदबू उठ रही थी। शुरू शुरू में तो उस बदबू को मैंने इतना महसूस नहीं किया, मगर जब वह बदबू खुद से ज्यादा बढ़ने लगी, मेरे होश पर छाने लगी, तो मेरा दिमाग जैसे फटने लगा था। मैंने एक जगह ट्रक रोका, थैला खोलकर देखा कि इसमें क्या है जो इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। थैले में पुराना सड़ा गला मांस था, और यह बदबू उसी मांस से आ रही थी। यह सब देखकर मुझे उल्टी सी आ गई। मैंने सोचा कि इस मांस को उस वीरान खंडहर में फेंकने में क्या हिकमत है। मैंने अब ट्रक की स्पीड पहले से ज्यादा तेज कर दी थी, क्योंकि अब उस बदबू को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया था। मैं जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहता था। दिल तो कर रहा था कि रास्ते में कहीं पर फेंक दूं और आराम से अपनी मंजिल पर जाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि इस काम के मैंने पैसे लिए हैं, और मैं भी अपने बाप की तरह बहुत ईमानदार था। जो काम एक बार करने की ठान लेता तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानता। 3 घंटे के फासले के बाद मैं खंडहर में पहुंच गया था, मगर अब मेरी हालत ऐसी थी कि रास्ते में मैं कितनी बार उल्टियां कर चुका था, और अब आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सिर भी दर्द से फट रहा था। जल्दी से ट्रक रोककर मैं वह थैला उठाकर नीचे उतरा। अब मेरा रुख उस खंडहर की तरफ था। खंडहर बहुत वीरान और डरावना लग रहा था। इस अंधेरे में यह टूटी फूटी इमारत मेरा दिल में खौफ पैदा कर रही थी। मेरे कदम जैसे जमीन जकड़ लिए। मैंने सोचा कि यह काम बहुत खतरनाक है। न जाने उस आदमी का क्या मकसद है। वह यह गला सरा गोश्त यहां पर क्यों फेंकना चाहता है। मुझे यहां से वापस चले जाना चाहिए और इस गोश्त को यहीं पर फेंक दूं। मगर जमीर किसी तरह से मुतमिन नहीं हो रहा था कि यह काम मुझे पूरा करके यहां से वापस जाना चाहिए। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली थी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे खौफ को महसूस किया था, वरना आज से पहले तो मेरी जिंदगी में कभी खौफ का गुजर तक नहीं हुआ था। आधी आधी रात तक सफर करता रहता था, वीरानों से कब्रिस्तानों से गुजरता था, मगर कभी मेरे दिल में यह ख्याल पैदा नहीं हुआ कि यहां पर मेरे अलावा कोई और भी मखलूक है जो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। मगर आज जिंदगी में पहली बार जैसे मेरे दिल में खौफ ने पंजे जकड़ लिए थे। मैंने वह गोश्त उस खंडहर में जाकर एक कमरे में फेंका, जैसे अपने सर से बोझ उतारा हो, और फिर उल्टे कदमों वापस भागने लगा। थोड़े ही दूर आया था जब मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या मुझे भी अपने साथ लेकर चलोगे? मैंने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। उस वीरान खंडहर में किसी लड़की का क्या काम देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी जो बहुत खूबसूरत थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लंबे लंबे बाल पांव तक शो रहे थे। चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी सहराना सी चमक थी। मैं तो उसे देखकर उसमें जैसे खोकर रह गया था। वह लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास आई तो जैसे मैं उसके हुस्न में खो गया। कितनी देर तक पलकें झपकाए बिना उसे देखता रहा,
जब उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाकर मुझे होश की दुनिया में लाने की कोशिश की। कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो कि आज से पहले कभी कोई हसीन मूरत नहीं देखी। तब मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। कहने लगा, तुमने सही कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे हुस्न नहीं देखा, और मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि तुम इस वीराने में क्या कर रही हो। इस खंडहर में तुम्हारा क्या काम। कहने लगी, यह बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूं कि तुम इस वीराने में क्या कर रहे हो। अब मैं लाजवाब हो गया। कहने लगा, मैं तो यहां से गुजर रहा था, थोड़ा सा काम था, इसलिए रुक गया। कहने लगी, यह जगह ठीक नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए यह जगह गैर मुनासिब है। जल्दी से तुम अपने ट्रक में बैठो, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। अब तो मैं हक्का बक्का रह गया था। आपको कैसे पता चला कि मैं ट्रक लेकर आया हूं। उसने मेरे ट्रक की तरफ इशारा किया। कहने लगी कि यह ट्रक तो इस अंधेरे में भी वाज़े नजर आ रहा है, और तुम्हारे अलावा यहां पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि यह तुम्हारा है। मैं जब वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो उसने फिर से मुझे रोक दिया। कहने लगी कि तुमने मुझे बताया नहीं, क्या मुझे अपने साथ लेकर चलोगे। मैंने उससे कहा, मैं जहां जा रहा हूं अगर तुम्हारी मंजिल वही है तो तुम चले चलो, मैं भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल में पहुंचा दूंगा। वह जोर से हंस पड़ी, और उसकी हंसी की आवाज सुनकर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ घंटियां सी बज उठी हों। कहने लगी कि मेरी मंजिल वही है जो तुम्हारी मंजिल है। वह गाड़ी में आकर बैठ गई तो हर तरफ जैसे उसी की खुशबू फैल गई। उसके वजूद से मुस्कुर की खुशबू उठ रही थी जो मेरे होशो हवास पर पूरी तरह से छा रही थी। मेरे जहन पर गुनूदगी छाया होने लगी, आंखों पर नींद तारी होने लगी। मेरा जहन जैसे तारीकियों में डूबने लगा था, और फिर एक झटके से मैं होश की दुनिया में वापस आया। मैं बुरी तरह से घबरा गया था कि यह सब हो क्या रहा है। मैं गाड़ी चलाते चलाते नींद की आगोश में चला गया, और अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो आंखें खोलकर देखा तो वह लड़की मेरी ही तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। कहने लगी कि तुमने अच्छी खासी नींद कर ली है, अब नीचे उतरो, हमारी मंजिल आ चुकी है। तुमने उस इमारत में जाना था, तुम्हारा सफर तमाम हुआ। यह कहकर वह गाड़ी से नीचे उतर गई, और दूसरी तरफ जब मैं भी नीचे उतर कर आया तो वहां पर काफी सारे लोग खड़े थे जो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बार अपने मालिक से बात की और फिर तसल्ली करने के बाद वह सामान उन लोगों के हवाले कर दिया। मेरी नजरें उसी लड़की को तलाश कर रही थीं, यहां से वहां पर भटकती फिर रही थीं, मगर दोबारा वह लड़की मुझे नजर नहीं आई। मैंने देखा यहां पर आसपास बहुत सारे छोटे छोटे घर थे, यहां पर दरमियाने तबके के लोग आबाद हैं। मैंने सोचा कि शायद वह लड़की इन्हीं घरों में से किसी घर में रहती होगी, मगर वह उस वीराने में क्या कर रही थी, और अगर मैं वहां से न गुजरता तो वह अकेली यहां तक कैसे आती। बहरहाल जब मैं अपने घर आया तो उस वक्त फज्र होने वाली थी। अम्मी जाग रही थी, मुझे देखकर कहने लगी कि तुम घर आ गए हो तो अब मैं सुकून से सो सकूंगी। जब तक तुम घर नहीं आते तब तक ना तो मेरे चैन से सो सकती हूं और ना मुझे सुकून मिलता है। मां की मोहब्बत पर मेरी आंखें नम हो गई थीं। जब मैं सोने के लिए लेटा तो आंखें बंद करते ही उसी लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ गया था, और मैं उसी के सपने आंखों में लिए नींद की वादियों में उतर गया था। दोपहर को फिर से मैं ट्रक लेकर एक जगह पर आ गया था। मालिक मेरे काम से बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे तयशुदा रकम से ज्यादा पैसे दिए। कहने लगे कि यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मुआवजा है, तो तुम इसे लेने से इनकार नहीं करना। जब उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए तो मुझे उस आदमी का ख्याल आ गया जो रात को मुझे मिला था, और मैं यह सोचकर हैरान था कि वह आदमी था कौन, और उसने इस छोटे से काम के लिए मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दी थी। आज भी जब मैं एक जगह पर माल पहुंचाकर वापस आ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई थी, रात के 12 होने वाले थे। मैं यह सोचकर मुतमिन था कि घर जाकर सुकून से सो सकूंगा। जब मैं अपने गांव की हदों से थोड़ा से फासले पर था तो मुझे रास्ते में एक साया खड़ा नजर आया जो हाथ हिला हिलाकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने जब ट्रक उसके सामने रोका तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। जब रोशनी उस साए पर पड़ी तो मुझे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो मुझे रात को उस वीरान खंडहर में मिली थी। वह लड़की मुझे देखकर दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और फिर मेरे ट्रक में आकर बैठ गई। मैं तो हैरान था कि वह इस जगह पर क्या कर रही है। यह तो उस खंडहर से कोई 3 घंटे के फासले पर मौजूद है। वह लड़की तो दूसरे शहर में रहती थी, मगर यहां पर उसका क्या काम। यह सवाल उससे पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारी खुशबू मुझे यहां तक खींच लाई है।
मोहब्बत में इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है, बड़े से बड़ा खतरा भी मोल ले लेता है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे वजूद में जड़ें बना चुकी है। तुम्हें देखे हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, मगर ऐसे लग रहा है जैसे तुमसे मिले मुझे सदियां बीत गई हैं। जैसे मैं सदियों से तुम्हें जानती हूं और तुमसे मोहब्बत करती हूं। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान परेशान हो रहा था। मैंने अपना ट्रक रोक दिया। वह लड़की जिससे मैंने रात को देखा था और जिससे मेरी मुख्तसर सी बात हुई थी, वह लड़की मेरे साथ मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर सकती थी? और वह मेरी मोहब्बत में इस हद तक गुजर चुकी थी कि आधी रात को वह अकेले इतना सफ़र तय करके यहां तक पहुंच चुकी थी। मेरे दिल में भी उसके लिए जज्बात पैदा होने लगे थे, मगर मैंने सोचा कि यह बात मेरी माँ को पसंद नहीं आएगी कि मैं एक नौजवान लड़की को अपने साथ घर में लेकर आऊं। वह भी जैसे मेरे ख्यालात को पढ़ रही थी। कहने लगी कि तुम्हारे घर के पास मेरे रिश्तेदारों का घर है, मैं उन्हीं के घर में रुकने के लिए आई हुई हूं, और यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है ताकि तुम्हें अपनी नज़र के सामने देख सकूं, जब दिल चाहे तुमसे मिल सकूं। मुझे अंदाजा था कि तुम इस वक्त वापस होकर यहां से गुजरोगे, इसीलिए मैं यहां पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा इंतजार करने लगी ताकि तुम्हें देख सकूं, तुम्हारा दीदार कर सकूं और तुमसे अपने दिल की बातें कर सकूं। हम दोनों कितनी देर तक बातें करते रहे। मैं यह बात भूल ही गया कि मुझे घर जाना था। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। उस लड़की की बातों ने मुझे सब कुछ भुला दिया था और मैं सारी दुनिया को भूलकर हमेशा के लिए उसकी जात में मदहोश हो जाना चाहता था। जब मुझे फजर की अजानें सुनाई देने लगी तो वह कहने लगी कि अब बहुत देर हो गई है, अब घर वाले उठ जाएंगे तो उन्हें मेरी गैर मौजूदगी का पता चल जाएगा। अब मैं घर जाती हूं। तुम रात को अपने घर के करीब बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं घर आते ही सो गया था, मगर वह खुशबू मेरे वजूद के आसपास थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह लड़की मेरे करीब है, जैसे मेरी रूह में रच बस गई है, जैसे उसकी खुशबू ने मेरे वजूद पर अपना तसल्लुत जमा लिया है। पास न होते हुए भी वह मुझे अपने पास महसूस होने लगी थी। अब मेरी हर रात ऐसे ही गुजरने लगी थी। जब भी मैं अपनी ड्यूटी से वापस आता तो घर आने के बाद माँ को उनके कमरे में सुलाकर खुद मैं छुपते हुए बरगद के पेड़ के नीचे आ जाता था, जहां पर नौशाबा मेरा इंतजार कर रही होती। तब हम दोनों एक दूसरे में खो जाते, दुनिया जहान की बातें करते फजर के करीब। फिर वह अपने घर चली जाती और मैं अपने घर आ जाता। शब व रोज यूं ही मोहब्बत के नशे में चूर होकर गुजरने लगे थे। जब एक दिन मैं नौशाबा से मुलाकात करके घर आया तो मैं बहुत सरशार था, बहुत खुश था। घर आया तो माँ जाग रही थी, गुस्से से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि कितने दिनों से मैं नोट कर रही हूं कि तुम रात को कहीं चले जाते हो और फज्र के करीब वापस आते हो। मुझे यह बताओ कि तुम कहाँ जाते हो, किसके पास जाते हो। अब माँ से झूठ बोलने का तो कोई फायदा नहीं था, यूं भी वह सारी बात जान चुकी थी। इसलिए मैंने माँ को बताया कि मैं नौशाबा से मिलने जाता हूं, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। माँ मेरी बात सुनकर माँ चौंकी। कहने लगी कि मुझे यह बताओ कि वह लड़की कौन है, तुम उसे कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे जानते हो उसको। अब जब माँ को सब पता चल गया था तो जरूरी था कि मैं माँ को सब कुछ सच्चाई से बता देता। अगर उन्हें बाद में या किसी और से ऐसा पता चलता तो उन्हें दुख होता कि मैंने उनसे सच क्यों छुपाया। इसीलिए पहली मुलाकात से लेकर आज रात तक की मुलाकातों का हाल मैंने माँ को बता दिया कि नौशाबा को मैं कैसे जानता हूं। ज्यों-ज्यों मैं माँ को ये बातें बता रहा था, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वह डर से पीली पड़ गई। कहने लगी कि आज से तुम उस लड़की के करीब नहीं जाओगे और न ही तुम मार्च के बाद रात को बाहर कदम निकालोगे। माँ का अंदाज दो टूक था। मुझे उनसे इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं कहने लगा, माँ वह लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करने वाली है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। इन कुछ दिनों में ही मुझे वह बहुत प्यारी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना जी पाऊंगा। आप एक बार उससे मिलकर तो देखें। माँ कहने लगी, मगर वह लड़की मुझसे कभी नहीं मिलेगी, वह कभी मेरे सामने नहीं आएगी, मुझे इस बात का यकीन है। माँ आप गलत सोच रहे हैं, नौशाबा ऐसी लड़की नहीं है। वह बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वह आपकी भी बहुत इज्जत करती है। वह अगर इस घर में आई तो इस घर को जन्नत बना देगी। मैं माँ को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों माँ मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रही थी। वह रोने लगी, कहने लगी, अगर तुम दोबारा उस लड़की से मिलोगे
दोबारा तुमने रात को कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और मैं थके हारे कदमों से अपने कमरे में आ गया। मैं तो सोच रहा था कि माँ मेरी खुशी में खुश होंगी, वह नौशाबा को कबूल कर लेंगी, मगर उन्होंने तो उससे मिले बिना, उसे देखे बिना इनकार कर दिया था। माँ भी न, मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया तूने, और आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मुझसे छीनने पर तुले हुई है। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरी खाला की बेटी सलमा के साथ तय कर दिया था और मुझे अपने दिल को सलमा के लिए मनाना होगा। मगर यह काम बहुत मुश्किल था। मैं सलमा के लिए खुद को किसी हालत में नहीं बना सकता था। मेरे दिल में हर जगह नौशाबा का ही राज था और इस जिंदगी में नौशाबा ही आना था। अगले दिन जब माँ सोई हुई थी तो मैं उसी बर्गर के पैर के नीचे आ गया। कितनी देर तक इंतजार करता रहा मगर वह दोबारा नहीं आई। वापस मैं घर आ गया, सोचने लगा कि वह क्यों नहीं आई। फिर खुद को तसल्ली दी कि शायद वह आज बिजी हो, उसे नींद आ गई हो या घर वाले जाग रहे हों। मगर अगले कई दिनों तक जब यही सब चलता रहा, मेरे इतना इंतजार करने के बाद भी जब नौशाबा वहां पर न आई तो मुझे बहुत दुख होता कि वह लड़की ऐसा क्यों कर रही है, मुझे मोहब्बत के रास्ते पर लाकर अब वह मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही है। एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती थी कि मुझे नौशाबा की खुशबू तो महसूस होती थी मगर वह मुझे कहीं नजर नहीं आती थी। अब इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका था। मेरी नौशाबा से न बात हुई, न मैंने उसे अपने करीब दोबारा देखा, मगर उसकी खुशबू को, उसकी मौजूदगी को हमेशा महसूस करने लगा। मैं पागल होने लगा था। एक दिन माँ मुझसे कहने लगी कि मेरे साथ एक जगह चलो, तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने माँ को टाल दिया, मुझे कहीं नहीं जाना था। वैसे भी अब मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। हर चीज से मेरा दिल टूट चुका था। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं माँ ने नौशाबा से मिलकर उसे मुझसे दूर होने को तो नहीं कहा। लेकिन माँ नौशाबा को कैसे जानती है? वह तो कभी उसके घर तक नहीं गई थी और उसका घर तो आज तक मैंने नहीं देखा था। तो माँ कैसे उस तक पहुंच सकती थी? ये बात नहीं, शायद कोई और वजह है। चलो, नौशाबा मुझसे दूर हो गई है। मेरा दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेला है। उसके लहजे की सच्चाई और उसकी आंखों की गहराई, आंखों में दिखने वाला मेरा अक्स मुझे बताता था कि उसके दिल में भी दूर दूर तक बस मैं हूं। मेरे अलावा किसी और की परछाई तक नहीं है। और अब वह ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे वह कभी मेरी जिंदगी में आई ही न हो। उस दिन माँ ने मुझे जबरदस्ती अपने साथ एक जगह ले जाकर गई। वह एक छोटी सी दरबार थी जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब मैं माँ के साथ दरबार के अंदर आया तो मैंने देखा कि वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनका चेहरा नूरानी था। सिर पर सफेद दाढ़ी सजी हुई थी और आंखें बंद किए वे कुछ पढ़ रहे थे। उनके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। मुझे उस जगह पर आकर अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। माँ ने मुझे पकड़कर उनके करीब बैठा दिया। वे आंखें बंद किए पढ़ने में मग्न थे। फिर आंखें खोलकर उन्होंने गहरी और भरपूर नजर से मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उनकी नजर मेरे अस्तित्व के अंदर तक उतर गई हो। मैं नजरें चुराने लगा। शाह साहब ने वहां मौजूद लोगों से बात की, उन्हें कुछ तावीज दिए, कुछ अमल पढ़ने को बताए। उन लोगों के जाने के बाद वे हमारी तरफ मुखातिब हुए और मेरी माँ से कहने लगे, बताइए कैसे आना हुआ यहां पर। मेरी माँ ने रोते हुए सारी बातें बताईं तो मुझे उलझन सी होने लगी। मेरी माँ अपनी बेहद निजी बातें इस आदमी को क्यों बता रही हैं? मैं अगर किसी लड़की से मोहब्बत करता हूं तो उसका इस बुजुर्ग से क्या लेना देना? वह बुजुर्ग आंखें बंद कर कुछ पढ़ने लगे। काफी देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहा, क्या अभी भी तुम्हें उसकी खुशबू अपने पास महसूस होती है? मैंने हां में सिर हिलाया तो उन्होंने कहा, मुझे बताओ, क्या कभी तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हुई? कोई अचानक परेशानी आई या तुम किसी नुकसान से दो चार हुए? मैंने अपने दिमाग में जोर लगाया। इन कुछ दिनों में तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मेरी तो गैब से मदद भी हो जाती थी। मेरी परेशानियां अपने आप हल हो जाती थीं। जब यह बात बाबा जी को बताई तो वे माँ की तरफ देखकर कहने लगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। जो भी है वह आपके बेटे के साथ कोई बुरी बात नहीं रखता, बल्कि आपके बेटे के साथ भलाई के मकसद से पेश आ रहा है। आपके बेटे को उसे कोई खतरा नहीं है। फिर भी मैं आपके बेटे को तावीज दे देता हूं, उसे पढ़ने के लिए एक वजीफा बता दे देता हूं। बाबा जी की बातें सुनकर मैं हैरान था। बाबा जी अब किसके बारे में बात कर रहे हैं?
मेरे सवाल पर वे मुस्कुराए और कहने लगे, क्या इन सब बातों के बावजूद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली लड़की कौन है? मैंने ना में सिर हिलाया तो उन्होंने कहा, वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह एक जिन्नज़ादी है, एक मुस्लिम जिन्नज़ादी जो बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, जो शायद तुमसे मोहब्बत करने लगी है। लेकिन चिंता मत करो, वह तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उनकी बात पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे बातें कर रहे हो आप? नौशाबा जादूगरी कैसे हो सकती है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, ये सच है। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं है, वह एक जादूगरी है। क्या तुमने किसी आम लड़की को आधी रात को वीरान खंडहरों में और इतने लंबे फासलों को मिनटों में तय करते हुए देखा है? मैंने नकारते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि ये किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। और अगर तुम मेरी मानो तो अपनी मां की बात मान लो, अपनी जिंदगी को शुरू करो तो तुम इस जादूगरी को भूल जाओगे, तुम्हारे दिल को सुकून आएगा। जब तुम शरीरी रिश्ते में पड़ जाओगे तो तुम उस जादूगरी की हर बात को भूल जाओगे। तुम्हारे लिए शादी करना और किसी इंसान से लड़की से प्यार करना बहुत जरूरी है, वरना ये इश्क की आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मैं बिल्कुल बेईमान था, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि नौशाबा एक जादूगरी हो सकती है। मगर मां को इस बात का पूरा पूरा यकीन था और वह मुझे कहने लगी थी कि अब मैं सीधे सादे तरीके से तुम्हारा निकाह सलमा के साथ करने जा रही हूं। अब मैं ज्यादा देर तक उसे उसके घर में नहीं बैठा सकती, और इन सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं 1 महीने के अंदर ही सलमा को बहू बनाकर इस घर में लेकर आऊंगी। जब मां ने फैसला कर लिया था तो मैं उनके फैसले के आगे सिर झुकाने के अलावा और क्या कर सकता था। मां ने शादी की तारीख तय कर दी थी। जो शादी का दिन करीब आ रहा था, मेरा दिल जैसे घबरा रहा था। जो सब मैं नौशाबा के लिए सोचता था, जो जगह मेरे दिल में उसके लिए थी, वह जगह किसी और को कैसे दे सकता था? किसी और से प्यार कैसे कर सकता था जो मैंने नौशाबा से करता था? दिन बीतते जा रहे थे और मेरी मेहंदी के दिन आने वाले थे। अगले दिन मेरी शादी थी और मैं हमेशा के लिए सलमा का होने जा रहा था। आज घर में बहुत सारे मेहमान थे। घर में रौनक थी। मां भी बहुत खुश नजर आ रही थी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैं हर चीज से जल्दी ऊब गया था। मेरा दिल घबराने लगा तो मैं कमरे से निकलकर बाहर आंगन में आ गया। गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। जब मेरी सांसों से वो तेज खुशबू टकराई तो मैंने बेइंतहा अपनी आंखें खोल दी। देखा तो सामने नौशाबा खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। वह मुझे देख रही थी। आज उसका हुस्न बहुत सूगवार लग रहा था, जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे छीन ली गई हो। मगर उस सूगवार हुस्न में भी वह कयामत लग रही थी। मैं बेइंतहा उसके करीब हुआ। नौशाबा, तुम कहां चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम जानती हो कि आज मेरी शादी है। मेरी बात पर वह जख्मी अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं कहीं नहीं हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, बल्कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे पास हूं और तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह जैसे किसी ख्वाबनाक अंदाज में बोल रही थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम यहां से कहीं गायब न होती, अगर मेरी मां से मिलती तो मैं मां को कॉल कर लेता। मगर तुम तो खुद ही नजर से गायब हो गई। न जाने कहां चली गई, पलटकर मेरी खबर नहीं ली। मैं न चाहते हुए शिकवा कर गया। उसने कहा, ये जानते हुए भी कि मैं जिन्नज़ादी हूं, तुम अभी भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अब तो जैसे मेरे सिर पर सातों आसमान टूट पड़े थे। जो बात मुझे बाबा जी ने बताई थी उस पर मैं यकीन नहीं करता था, मगर अब वही अल्फाज नौशाबा के मुंह से सुनकर मुझे यकीन करना पड़ा कि बाबा जी की बात बिल्कुल सही थी। तुम सच में जिन्नज़ादी हो। मेरे मुंह से मुर्री मुर्री आवाज निकली तो वह कहने लगी, हां, मैं एक जादूगरी हूं, मगर मैं एक मुसलमान जिन्नज़ादी हूं, बेशुमार मोहब्बत करती हूं। अब मैं गहरी सांस लेकर रह गया था। जिंदगी ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला था कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं जिसके साथ बेहिसाब मोहब्बत करने लगा था, वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह जिन्नज़ादी थी जिसकी इश्क की आग में मैं सारी जिंदगी जल सकता था, चल सकता था, मगर उसे अपना नहीं बना सकता था, उससे शादी नहीं कर सकता था। वह कहने लगी कि उस दिन तुम्हें उस जादूगर ने वह गला सारा मांस इसलिए फेंकने के लिए दिया था क्योंकि वह मांस के जरिए मुझे काबू करना चाहता था। वह मुझे काबू करने के लिए कनीन का अमल कर रहा था, मेरे पीछे पड़ा था, और अमल का आखिरी काम यही था कि वह किसी आदमी के जरिए उस मांस को उस वीरान खंडर में फेंके और वह आदमी पलटकर पीछे न देखे।
उस मांस के ऊपर उसने एक खास खुशबू लगा रखी थी। अगर मैं उस मांस को खोलती तो मैं उस खुशबू की वजह से पागल हो जाती और उसी आमल के पास खुद ही चली आती। अगर तुमने न सिर्फ उस मांस को गाड़ी में खोला था बल्कि बार बार वीराने में पलटकर पीछे मड़कर भी देखा था, तो उस अमल का असर अधूरा रह गया। अमल पर यही उल्टा पड़ गया। अगर तुम उस मांस को खोलकर नहीं देखते तो कभी भी वह खुशबू का असर खत्म नहीं होता। और अगर वह खुशबू उस मांस पर मौजूद रहती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होती, मैं उस जादूगर की कैद में होती। तुमने मुझे उसकी कैद में जाने से बचा लिया, मुझे नई जिंदगी दे दी और उस जादूगर का खात्मा हो गया। मेरी उससे हमेशा के लिए जान छूट गई। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी और न जाने कैसे मैं तुम्हें देखते ही तुम्हें दिल भी दे बैठी और फिर खुद पर काबू नहीं रख पाई। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई और तुम्हें भी कभी ये सब नहीं बता पाई कि मैं एक इंसान ही नहीं बल्कि एक जिन्नजादी हूं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, मुझसे डर ना जाओ। और मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो। वह रोते हुए अपनी आप बीती मुझे बता रही थी और मैं अपने दिल में एक मीठा मीठा सा दर्द महसूस कर रहा था। उस दर्द के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजरनी थी। मैंने उसी दर्द को सहना था। सलमा को मैंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था, उसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया था, मगर उसके साथ कभी वह मोहब्बत नहीं कर सका जो मैं नौशाबा से करता था। वह सच है, मेरी जिंदगी का वो सच जो मैंने आज तक अपनी बीवी से छुपाया। मां के अलावा कोई भी नहीं जानता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं किसी जिन्नजादी के इश्क में तड़प रहा हूं। नौशाबा ने अपना कहा सच कर दिखाया। वह हर वक्त मेरे साथ रहती। मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी परेशानी आई, उसने मेरा साथ दिया। उसने हमेशा मेरी मदद की। और आज मेरा शुमार दौलतमंद इंसानों में होता है जिसके पास अच्छी बीवी है, जिसके पास खूबसूरत स्वस्थ बच्चे हैं और दुनिया की हर नेमत मेरे पास मौजूद है। मगर फिर भी मेरा दिल अंदर से खाली है। आज भी नौशाबा की खुशबू मुझे अपने पास महसूस होती है। वह मेरे सामने नहीं आती मगर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों के साथ शेयर जरूर करें।